बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के फोर्थ लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। जब पहले दोनों पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए तो साइंटिस्ट का यही ख्याल था कि यही एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब वो किसी एटम का मैथ कैलकुलेट करते थे तो वो मैथ एक्यूरेट नहीं आता था, वो मैथ ठीक नहीं आता था। तो इस खोज में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम रदरफोर्ड है, उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी 1920 के अंदर कि एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और उनका जो मैस होता है वो नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन होता है। उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी, लेकिन डिस्कवरी वहां पे नहीं हुई। अब इसी प्रेडिक्शन की बुनियाद पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम करना शुरू कर दिया कि वो कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी डिस्कवरी के बाद जाके हम एटम का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के दौरान एक साइंटिस्ट चैडविक, उन्होंने 1933 के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बौछार की बेरिलियम टारगेट के ऊपर, तो वहां से बेरिलियम टारगेट जो था वो कार्बन के एटम में तब्दील हुआ और साथ में कुछ रेज वहां से इमिट हुई। जब उन रेज को एक्सपेरिमेंट के साथ स्टडी किया गया, उन रेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उन रेज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चेक किया गया, तो उन रेज के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था। जो कि प्रेडिक्शन की थी रदरफोर्ड ने, वो सही साबित हुई और उन रेज को जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, फिर बाद में नाम दिया गया न्यूट्रॉन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सबसे पहले बात की कि इनके बारे में प्रेडिक्शन किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कि इट वाज प्रेडिक्टेड बाय, इसकी जो प्रेडिक्शन थी, प्रेडिक्टेड बाय, डिस्कवरी तो नहीं की थी लेकिन प्रेडिक्शन कर दी थी। किसने कर दी थी जी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने। और कब की थी जी? रदरफोर्ड इन 1920 इन्होंने ये प्रेडिक्शन कर दी कि एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिनकी डिस्कवरी के बाद हम एटम का एक्यूरेट मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये भी हमें रदरफोर्ड ने बता दिया था और साथ में ये भी कहा था कि उनका जो मैस होता है वो नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन थी। इसके बाद इनकी डिस्कवरी किसने की? डिस्कवर्ड बाय, इनकी डिस्कवरी किसने की जी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था जी? ठीक है, डिस्कवर्ड बाय चैडविक। एक नौजवान केमिस्ट थे जिनका नाम चैडविक है। इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की इन 1933। ठीक है, और इन्होंने किस तरह से डिस्कवरी की कि ये एक्सपेरिमेंट, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। जब इन्होंने प्लोनियम के न्यूक्लाई से लिए गए अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम टारगेट के ऊपर बौछार की, तो वहां से बेरिलियम टारगेट कार्बन के एटम में तब्दील हुआ और साथ में वहां से कुछ रेज निकली जिनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जो थे, जो कि कहां से लिए गए थे? प्लोनियम के न्यूक्लाई से, उनकी बौछार की बेरिलियम टारगेट के ऊपर। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास नंबर 9 होता है। जब उसने बौछार की तो यहां से ये बेरिलियम टारगेट जो है ये कार्बन 612 में तब्दील हो गया और साथ में यहां से कुछ रेज निकली जिनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। आप यहां से देख सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 4 है, 2 और 4 6। इसका एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर 4 है और इसका मास नंबर 9 है। तो इनको ऐड करें तो ये 13 बनते हैं, 12 इधर आ गए और एक आगे चला गया। और फिर जब ये यहां से कुछ रेज निकली तो इन रेज के ऊपर चैडविक ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन रेज को गुजारा, तो उसने देखा कि ये सीधी गुजर गई, मतलब इनकी डिफ्लेक्शन कहीं पर भी नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि इनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता है। तो ये डिस्कवरी हो गई। इसके बाद अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये जो ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, समझ आ रही है बात की?
कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मींस कैरी नो चार्ज, कैरी नो चार्ज, कि इनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी इनकी प्रॉपर्टी ये थी कि इनका जो मैस होता है कि मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इनका जो मैस था वाज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, कि इनका जो मैस है वो तकरीबन प्रोटॉन के मैस के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा इनकी और प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की गई, इनकी प्रॉपर्टीज में ये भी था कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, कि इनमें दंसने की सलाहियत, इनमें घुसने की सलाहियत जिस्म में वो क्या होती है? ज्यादा होती है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा होती है। किसी भी बॉडी के अंदर इनकी जो दंसने की सलाहियत होती है वो क्या होती है जी? ज्यादा होती है। ठीक है, अगर पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन की होती है, उसके बाद प्रोटॉन की होती है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से अगर हम मैस की बात करें तो सबसे ज्यादा मैस न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन होता है और उसके बाद हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर एएमयू में मास देखा जाए तो हमारे पास जो प्रोटॉन का मैस होता है एएमयू में, प्रोटॉन का मैं लिख रहा हूं एएमयू में 1.0073 एएमयू होता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम न्यूट्रॉन का देखें तो वो हमारे पास होता है 1.0087 एएमयू। देखें यहाँ पर बहुत स्मॉल डिफरेंस है कि 0 मतलब पॉइंट के बाद 0087 है और यहाँ पर इस पॉइंट के बाद 0073 है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो मैस होता है नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉन का मैस एएमयू में देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली होता है 0.0055 एएमयू। ठीक है, तो ये इनका जो मैस था उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और ये हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है इनकी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद जब ये तीनों डिस्कवर हो गए कि अब हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को भी डिस्कस कर लिया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कस कर लिया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को भी डिस्कस कर लिया, तो फिर इन तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम डिक्लेयर किया गया, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम डिक्लेयर किया गया। तो इन तीनों की बुनियाद पर फिर जब मास कैलकुलेट किया गया तो वो मास बिल्कुल एक्यूरेट था। इसके बाद अगर आपसे अब सवाल पूछा जाए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास न्यूट्रॉन है। इसके अलावा हमारी बुक में लास्ट में एक टेबल दिया गया है जिनमें इन तीनों के, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मैस का कंपैरिजन दिया गया है और चार्ज का कंपैरिजन दिया गया है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी एटम में जितना चार्ज प्रोटॉन का होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके कंपैरिजन को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या है जी? सबसे पहले अगर हम पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल कौन कौन से हमारे पास? ठीक है, इसके बाद अगर हम उसके बाद चार्ज हम देखेंगे तीनों का। ठीक है, और उसके बाद हम मैस देखेंगे कि इन तीनों के ऊपर कौन सा मैस है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्टिकल है वो हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रॉन। कौन सा पार्टिकल है जी? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कौन सा पार्टिकल है जी? प्रोटॉन। और अभी हमने कौन सा डिस्कवर किया है? न्यूट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने इन वन बाय वन इनके ऊपर देखना है कि चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम होता है। नहीं सॉरी, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो आपके पास क्या होता है कि 1.60 माइनस 19 कूलम होता है। ये माइनस में इनके ऊपर चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। इसी तरह से प्रोटॉन के ऊपर भी यही चार्ज होता है लेकिन प्लस में होता है, 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? अभी हमने डिस्कस किया है कैरी नो चार्ज, के इनके ऊपर क्या होता है? 0 चार्ज होता है। तो ये इनका क्या हो गया जी? किस चीज का कंपैरिजन हो गया? चार्ज का। अब हम देखेंगे कि इनका मैस का कंपैरिजन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैस होता है वो 9.109 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम। ये किसका मैस होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मैस इतना होता है। इसके बाद प्रोटॉन का जो मैस होता है वो हमारे पास होता है 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 किलोग्राम।
ये हमारे पास किसका मैस है? प्रोटॉन का मैस है। इसी तरह से अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रॉन का जो मैस होता है वो नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन होता है। पहले हमने एएमयू में डिस्कस किया था, अब हम किलोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो न्यूट्रॉन का मैस होता है वो होता है 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ 75 लिखा हुआ है, यहाँ 73 लिखा हुआ है। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, जिस बिना पर हम कहते हैं कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन होता है। ये टेबल जो है आपका एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है। इसी तरह से प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है। इसी तरह से न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक हमने तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम हैं उनको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे ये तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं एटम के, वो एटम में कहां कहां पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन क्या है। तो इसके लिए एक हमारी बुक में मॉडल पेश किया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्युपाइड होते हैं या वहां पर मौजूद होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।